नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया कंटेंट लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग अभी एक वायरस का इन्फेक्शन वो काफ़ी चर्चा में है करंट टॉपिक में। और आपने सुना होगा कि अभी केरल में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना भी है। तो इस पर पूरा ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि जो वहां पर संक्रमण हुआ है और इससे जो डेथ आ रही है और इसका अभी इन्फेक्शन कुछ आगे जगहों पर भी फैलने की बात की जा रही है और उसकी आशंका भी है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे और पूरा आपको समझाएंगे कि निपाह वायरस है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई और उसके बाद जो है ये कैसे इंडिया में आया और किन किन चीज़ों से ये फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव क्या है। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निपाह वायरस क्या है, इसका संक्रमण कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका बचाव क्या होता है। और इवन इस पर पूरा ओवरऑल डिस्कशन हम करेंगे जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि निपाह वायरस क्या है। निपाह वायरस के बारे में जो पहली सूचना मिली हुई थी, निपाह वायरस के बारे में जो पहली सूचना मिली थी वो जो है मलेशिया से मिली थी। मलेशिया में ही एक जगह का नाम है निपाह। और आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे इन्फेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा कोरोना को छोड़ दिया जाए, कोरोना का मैटर थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया था जिसमें स्टार्टिंग में कहा भी जा रहा था कि इसको वुहान वायरस कहा जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जहां पर कोई नया वायरस पाया जाता है और वहां से उसका संक्रमण स्टार्ट होता है तो मोस्टली उस वायरस का नाम जो है उसी स्थान के नाम पर पड़ जाता है। और लेकिन चीन के मामले कोरोना के साथ ऐसा नहीं हुआ और जो भी इस पर कंट्रोवर्सी रही हो, लेकिन उसका नाम वुहान वायरस, इसीलिए अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार वुहान वायरस का नाम भी उन्होंने बोला था, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं किया। तो इसी के बाद जब एक दूसरा जो सेकेंड हमारे यहाँ फेज आया था कोरोना वायरस का, तो उसमें आप लोग जानते हैं काफी इन्फेक्शन हुआ और उस वाले वेरिएंट को स्टार्टिंग में डेल्ही वेरिएंट कहा जाने लगा था। तो इंडिया ने फिर इसका अपोज किया कि अगर वो कोरोना वायरस वहां पर वुहान वायरस नहीं कहा गया तो यहां पर आप डेल्ही वेरिएंट भी आप नहीं कह सकते हैं और अल्टीमेटली उसको बाद में डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया। तो लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। सबसे पहला जो संक्रमण इसका मिला है निपाह वायरस, जिसको हम शॉर्ट में NIV भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम NIV भी कहते हैं। तो जो ये NIV है निपाह वायरस, ये इसका पहला जो मामला मिला था, बताया मैंने आपको कि मलेशिया में मिला था और 1998 में मिला था। निपाह एक जगह है, ठीक है, और वहीं से इसका पहला मामला मिला था। दूसरा इसका जो मामला मिला था 99 में सिंगापुर में मिला हुआ था। इस तरह से ये कई जगहों पर मिला। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत में ये इससे पहले भी आ चुका है। 2018 में केरल के कोझिकोड जिले में ही इसका पहला संक्रमण भी पाया गया था। बाद में 2021 में भी इसका मैटर आया था निपाह वायरस का जो है। और यानी अगर केरल के कोझिकोड जिले को बात करें तो भारत में केरल का जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इसका ये तीसरी बार संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसका पहले संक्रमण जो है 2018 में, 2021 में भी मिल चुका है और अभी फिर इसका मामला दिखाई पड़ा है जिसमें ये सूचना है कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। और आप जानते हैं कई बार जानकारी भी बचाव होती है, कई बार जानकारी भी बचाव होती है। एक्चुअली यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी थोड़ी सूचना कहीं पर मिली कि गया में भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन चूंकि संक्रमित बीमारी है और आज के समय में लोग, दुनिया इतनी गतिशील है, इतनी मोबाइल है कि यहां से वहां लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो कोई चीज कब कहां फैल जाए, किसके थ्रू क्या हो जाए, कोई जानता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो थोड़ा इससे बचाव हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए। क्या है ये बीमारी, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, जो एंड प्रिवेंशन, ये आप जानते हैं ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन
ये इंस्टीट्यूट जो है, इस इंस्टीट्यूट ने बताया था कि निपाह वायरस का जो सबसे पहले पता लगा था वो कहां लगा था, 1998 में। कहां पर? मलेशिया में। इसका सबसे पहला जो पता लगा था वो कहां पता लगा था? मलेशिया में पता चला था। कहां पर? उसका जगह का नाम था कम्पंग सुगई निपाह, कम्पंग सुगाई निपाह। ठीक है, सबसे पहले जो मामला आया था वो यहीं पर आया था, कम्पंग सुगाई निपाह। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? निपाह वायरस इसका नाम पड़ गया। ठीक है, सबसे पहले जो ये बीमारी हुई थी, कुछ सुअर पालन करने वाले जो किसान थे, जो जिसको हम कई जगहों पर जो है पॉर्क भी कहते हैं, कई जगहों पर पिग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सुअर पालन करने वाले लोग होते हैं उनके किसानों को यह संक्रमण हुआ था। पहले सबसे पहले किसको हुआ? सुअर को हुआ, और फिर सुअर से किसको हुआ? मनुष्यों को हुआ, और फिर मनुष्यों से मनुष्यों को फैलता हुआ चला गया। और अगर हम केरल की बात करें तो हमने आपको पहले बता चुके हैं आपको हम कि केरल के किस जिले में? कोझिकोड जिले में यह संक्रमण फैलने की और जो है इससे कुछ लोगों की मृत्यु की भी सूचना है। मैंने पहले ही बताया आपको कि 2018 में और 2021 में भी इसका मामला पहले आ चुका है। अब जरा समझते हैं कि एक्चुअली ये जो निपाह वायरस है, ये जो निपाह की प्रॉब्लम है, इसके अगर ये होता है तो ये कैसे होता है, इसका संक्रमण कैसे फैलता है? तो सर समझिएगा, निपाह वायरस का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा जो फैलता है वो एक्चुअली चमगादड़ और सुअर, बैट और पिग जो हैं, इनके से सबसे ज्यादा ये संक्रमण फैलता है। और फिर उनसे मनुष्यों को कैसे फैलता है? क्योंकि सुअर के संपर्क में सब जो है व्यक्ति रहता है। अगर सुअर के संपर्क में व्यक्ति रहता है तो व्यक्तियों को हो जाता है, मनुष्यों को हो जाता है। और चमगादड़ से इसलिए फैलता है क्योंकि चमगादड़ क्या करता है, कच्चे फलों का बड़ा शौकीन होता है, आप जानते होंगे, कच्चे फलों को खाता है स्पेशली वो। तो जो कच्चे फलों को खाता है और कहीं उन फलों को खाने के दौरान उसकी जो लार है या उस दौरान अगर उसका प्रसव हो जाता है, डिलीवरी होती है, तो उसमें जो सेलाइबाज होते हैं या लिक्विड होते हैं, जब वो सब लग जाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको फैल जाता है, आपके पास यानी मनुष्यों को संक्रमण हो जाता है, और फिर व्यक्ति से व्यक्ति में ये जो इन्फेक्शन है वो फैलता हुआ चला जाता है। यहां देखिए, सबसे पहले निपाह वायरस मोस्टली फैलता कैसे है? जो संक्रमण के प्रमुख कारण हैं उनको समझिएगा आप लोग। संक्रमित सुअरों के संपर्क में आने पर, ठीक है, और ये जो संक्रमित लोग हैं उनके अगर संपर्क में आते हैं तो सबसे ज्यादा ये आपको फैलने की संभावना आप में है। दूसरा मैंने बताया फ्रूट बैट्स, ये वो हैं जो स्पेशली फल खाने वाले चमगादड़ हैं। फ्लाइंग फॉक्सेस, इनके माध्यम से भी ये फैलता है। ठीक है, और अगर हम हेंड्रा और निपाह वायरस की बात करें कि एक्चुअली चमगादड़ को हेंड्रा और निपाह वायरस का प्राकृतिक समुदाय माना जाता है, नेचुरल कम्युनिटी मानी जाती है, क्योंकि मोस्टली इनके ऊपर ये हमेशा रहते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी जो है अगर लोगों में इम्यूनिटी बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन मोस्टली जैसे कई सारे फ्लू होते हैं और वो मोस्टली उनसे ही फैलते हैं, पक्षियों से फैलते हैं या फला से फैलते हैं। तो ऐसे ही मोस्टली जब भी निपाह का संक्रमण बढ़ता है कहीं पर, तो उनमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो चमगादड़ों का ही होता है, क्योंकि ये वायरस मोस्टली चमगादड़ों के पास या सुअरों के पास में ही पाया जाता है। ये प्राकृतिक समुदाय इनका माना जाता है। ठीक है, तो अब मोस्टली चमगादड़ों में ये कैसे फैलता है? ये जो वायरस है ये चमगादड़ के मलमूत्र, लार और प्रसव के तरल पदार्थ, ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी है तो क्या होता है, अगर मोस्टली चूंकि ये फल खाते हैं तो फलों पर इनका संक्रमण, यानी फलों पर इनके लार या जो भी तरल पदार्थ है, मलमूत्र है, अगर ये सब कहीं से भी उन पर लग जाता है और उनको आप खाते हैं, और मोस्टली तब जब ये फल खाने के बाद गिर जाते हो, अपने आप स्वतः गिर जाते हो, जमीन पे आ जाते हो, और जमीन से जब उठा के व्यक्ति इनको खाने लगता है, क्योंकि बहुत जगहों पर जमीन से उठा करके फलों को खाया जाता है या उनको तोड़ा जाता है, तो कई बार जमीन पर गिर जाते हैं और फिर उनको उठा करके मार्केट में बेच भी दिया जाता है।
और अगर उनको खाने वाले या उनके संक्रमण में कहीं से भी उससे टच में अगर आ गए तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। अब देखिए, जानने की जरूरत यहां पर यह है कि अगर निपाह वायरस का संक्रमण हो गया है आपको, तो आपके शरीर में इससे लक्षण क्या है। लक्षण और बचाव को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ एक तो कॉमन होते हैं, तो मोस्टली हम सीरियस नहीं होते हैं कि हाँ भाई, जैसे जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं उनमें खासकर जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, लाइक दैट कोरोना, लाइक दैट कॉमन कोल्ड या फ्लू, मोस्टली फ्लू आई से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे फ्लू होते हैं जिनमें जो है आपके नीजल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और उसमें भी जो है आपके आईज पर रेडनेस आ जाती है। तो मोस्टली हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई मेजर इन्फेक्शन तो नहीं है या इस टाइप का तो नहीं है, जैसे कॉमन कोल्ड ही होता है। तो कॉमन कोल्ड में भी आप देखते हैं कि मोस्टली वो सारा का सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, सिम्टम्स हैं जो दिखाई पड़ती है, जो कई बार कोरोना में होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए कि ये कॉमन कोल्ड है, खासकर जो सेकेंड वेव जो है फेज हमारे यहाँ आई थी तो उसमें कि ये कॉमन कोल्ड है या फिर जो है ये कोरोना का इन्फेक्शन है। तो यहाँ लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या होता है इसमें भी, देखिए जो कोरोना में प्रॉब्लम होती थी मोस्टली वो प्रॉब्लम यहां पर भी है। क्या? एक तो सांस लेने में समस्या, आप देख रहे हैं क्या है यहां पर, सांस लेने में समस्या। तो सांस लेने में समस्या यहां पर भी आ रही है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है मानसिक भ्रम। थोड़ा सा व्यक्ति भूलने जैसा कुछ लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या है क्या नहीं है वो समझ ही नहीं पाता है वो, ठीक है। करता कुछ है, जो है समझता कुछ है, बोलता कुछ है और होता कुछ है, उसके मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तेज बुखार, आप जानते हैं अब तेज बुखार कई बार वायरल इन्फेक्शन, वैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है, वो कोरोना में भी आ जाता है, लेकिन वो निपाह में भी होता है। तो तेज बुखार आता है, इसमें हाई फीवर दिखाई पड़ जाता है। और जैसे आप देखते हैं नॉर्मल अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी आपके सिर में दर्द होता है तेजी से, इसमें भी सिर में दर्द होता है। तो क्या कि सांस लेने में समस्याएं आई, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, हाई फीवर आएगा, हिडेची हो सकता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, थोड़ा ऐंठन सी होती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो कई बार व्यक्ति जो है कहता है कि हमारे शरीर में मालिश कर दीजिए, थोड़ा इस टाइप का फीलिंग आने लगती है। मांसपेशियों में दर्द, वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग भी होती है। अब ये वोमिटिंग जैसे डेंगू होता है तो डेंगू में भी ये सारे लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि डेंगू भी आप जानते हैं वायरल डिजीज है। मॉस्किटो जो भी है उसका वो क्या है, वो उसका कन्वेक्टिंग मीडियम है, वो उसका वाहक के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन होता किससे है, वायरस से होती है, डेंगू भी वायरस से ही होता है, तो उसमें भी वोमिटिंग होती है। इसलिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। अच्छा, इसमें मेन प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि इसका लक्षण, पूरा लक्षण आने में लगभग कितना समय लग जाता है, 14 दिन तक का समय लग जाता है। यानी सारे लक्षण दिखाई पड़ने में 14 दिन का समय लग जाता है। इसलिए अगर आप पहले से सीरियस नहीं हुए, पहले से अवेयर नहीं हुए, तो अल्टीमेटली आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमको नॉर्मल वायरल फीवर है, हमको डेंगू हो गया है, या हमको जो है कोरोना का कोई संक्रमण हो गया है, या किसी और वायरल या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो यहां पर वोमिटिंग भी है, और ज्यादा अगर सिर में दर्द है तो आपको बेहोशी भी हो सकती है। और उस बेहोशी का जो सबसे बड़ा कारण होता है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत आपको है। जैसे आपने एक बीमारी सुनी होगी, पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा होती थी और काफी मौतें होती थी, लेकिन अभी सरकार ने उससे पहले जो है लगभग अप्रैल के महीने तक ही लगभग सारे टीके लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये नई गवर्नमेंट ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, उससे क्या हुआ, काफी इसमें कमी आ गई इंसेफ्लाइटिस में। अदरवाइज एक जो है एक्यून इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बहुत सारे लोगों की, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां थोड़ा सा बाढ़ का खतरा रहता है, वहां इसके मामले बहुत ज्यादा होते थे। बिल्कुल ये जापानी इंसेफ्लाइटिस की तरह इसमें भी क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंसेफ्लाइटिस की तरह मस्तिष्क में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है।
इंसेफ्लाइटिस की तरह मस्तिष्क में क्या होता है, सूजन आ जाती है। वहां पर भी मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती थी, उसमें पानी हल्का हल्का भर जाता था और व्यक्ति कोमा में चला जाता था और मृत्यु हो जाती थी। यहां पर भी जब मस्तिष्क में सूजन आएगी, जब मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आएगी, तो ध्यान देना, इस पॉइंट पर ध्यान देना कि मस्तिष्क में सूजन से व्यक्ति के 24 से 48 घंटे में कोमा में जाने का खतरा हो जाता है। 24 से 48 घंटे व्यक्ति कहां चला जाता है, कोमा में चला जाता है। और अगर आप कोमा में गए तो आप जानते हैं कि मोस्टली अगर एक बार व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो कोमा से बैक होने की संभावना कह सकते हैं 20% तो होती है, मैक्सिमम 25% कह सकते हैं। अदरवाइज कोमा से बैक होने की संभावना बहुत कम रहती है। अल्टीमेटली जो है वो, ठीक है, मृत्यु तक जो है वो हो जाती है, हम आप फिर बचा नहीं पाते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट ये है कि जब इन्फेक्शन इस टाइप का हो और लगे कि नहीं कुछ कॉमन कोल्ड से, क्योंकि कॉमन कोल्ड और जो है नॉर्मल वायरल फीवर में जो फीवर होता है वो फीवर तो रहता है, अच्छा फीवर होता है, लेकिन इतना हाई फीवर नहीं होता है, इतना हाई फीवर नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा फीवर में पहुंच जाए। तो ये ध्यान देना, अगर ज्यादा फीवर हो रहा है और इतना ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, डैची हो रही है कि वो बेहोशी की हालत में चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल फीवर नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है। इसलिए तुरंत इसका, कई बार क्या होता है डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में भी हम बहुत देर कर देते हैं। जब तक हमको वॉमिटिंग नहीं होने लगती है तब तक हमें लगता है कि जो है डेंगू नहीं होगा। और पहले डेंगू, जैसे ये चल रहा है इस समय सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो पहले सितंबर अक्टूबर में डेंगू सबसे ज्यादा फैलता था, लेकिन और इसमें भी ये जो है टाइम है डेंगू से बचाव का। तो लेकिन अभी आपने देखा होगा स्पेशली 2022 में कि, और 23 में भी मामला आया कि अप्रैल मई में भी डेंगू के मामले आ गए, जो मोस्टली पहले नहीं होते थे इंडिया में, लेकिन उस समय भी मामले आ गए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रिवेंटिव, उसको जानना और उससे रिलेटेड जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जो कुछ ऐसे लक्षण हैं निपाह वायरस के जो मोस्टली दूसरे वायरल इंफेक्शन से मिल रहे हैं, तो उनके बारे में हमको जो उनके डिफरेंशिएशन है जो मैं बता रहा हूं आपको वीडियोस में, उसको समझने की कोशिश करिए आप कि जो बेसिक डिफरेंस है उनको अगर पहले से आप जान लेते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, और चूंकि मैंने बताया आपको लास्ट में अभी कि लक्षण आने में क्या होता है, इसका थोड़ा समय लगता है, और अगर लक्षण आने में समय है तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा पहले से हमें होशियार हो जाना चाहिए। और अगर हम पहले से होशियार हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इससे बच भी सकते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इससे बचाव के हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि हम चमगादड़ से दूषित कच्चे फलों के उपयोग से बचें। अब ये जानेंगे कैसे कि दूषित है कच्चा फल या नहीं है, तो पहली चीज तो ये कि हमें कच्चे फलों का प्रयोग ही करने से बचना चाहिए। ठीक है, हम क्या करें, जो पूर्ण रूप से पके फल हों उनका यूज करें। जब ऐसा कोई इन्फेक्शन कहीं फैल रहा हो तो अगर हमें पता चल जाए तो उस समय हम क्या करें कि कच्चे फलों का उपयोग करना बंद कर दें और पके फलों का, ऐसे चूंकि पके फलों को चमगादड़ बहुत कम खाता है, कच्चे फलों को सबसे ज्यादा खाता है वो, इसीलिए पके फलों पर इसकी संभावना लगभग ना के बराबर होती है। एक दूसरी बात कि जो स्वतः गिरे हुए फल हों, ठीक है, देखिए जैसे इस पॉइंट को देखिए आप, तो जो पेड़ से गिरे हुए फल हैं उनको मत खाइए, बाकी अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं फल तो जो पके हुए फल हों उनको लीजिए। दूसरी चीज, ये खजूर का बहुत शौकीन होता है, डेट्स बहुत खाता है, आप जानते होंगे, तो खजूर को खाने से भी हमको बचना चाहिए। जब निपाह का संक्रमण बढ़ रहा हो तो उस समय हमें खजूर के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि खजूर खाने से भी संक्रमण इसका हो सकता है। और आपको बता दूं, क्योंकि खजूर निचले उसमें होता है और चमगादड़ निचले स्तर पर, बहुत ऊपर नहीं जा पाता, कई बार निचले स्तर पर वो ज्यादा पाया जाता है और पेड़ों से इसे चिपका रहता है। और
वहां पर एक खजूर को ऐसे जीभ चाटता रहता है तो उसको लार लग जाती है, और चूंकि आप खजूर को छील के तो खाते नहीं है, पूरा वैसे का वैसे ही खाते हैं, इसीलिए इसका संक्रमण खजूर से भी फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। दूसरा, आप कोशिश करिए कि सुअर के संपर्क में कम से कम आइए, या जो सुअर की देखभाल कर रहे हों, यानी जो सुअर के जो पशुपालक हों, उनसे भी हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर हम उनके साथ में आ रहे हैं, उनके पास में आ रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि हम वहां पर मास्क का यूज करें। अगर हम सुअर के संपर्क में आ रहे हैं या सुअर की देखभाल करने वाले लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम यहां पर मास्क का भी यूज करें और उनसे टच होने से बचें, उनको छूने वगैरह से बचें। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन, मान लीजिए कोई आपके ही घर का व्यक्ति है, तो बिल्कुल कोरोना की तरह क्या करना है, उसके बाथरूम का यूज ना करिए। जो भी वो बकेट्स है, ठीक है, मग है, उसका यूज ना करिए, उसकी बाल्टी और उसके मग और या उसके कपड़े का भी यूज आप मत करिए, थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि जो टच करने से जो पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन होता है, उससे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया आपको यहां पर कि उनसे भी बचाव करिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसमें मैंने आपको स्पेशली बताया कि चमगादड़ के दूषित फलों को खाने से बचिए, कच्चे फलों को खाने से बचिए, गिरे हुए फलों को खाने से बचिए, जो अपने आप से जमीन में गिर जाते हैं, उन फलों को खाने से बचिए। दूसरी तरफ क्या है, और क्या है, कुछ डेट्स यानी खजूर ज्यादा खाता है ये, तो उनको खाने से बचिए। इसके अलावा जो स्पेशली जो सुअर पालन करते हैं, तो अगर जिस इलाके में ऐसा संभावना हो, तो सुअर का पालन, जो सुअरों से थोड़ा दूर रहिए, उनके पास जाइए तो मास्क लगाइए और हैंड वॉश प्रॉपर करिए। साथ में जो सुअर का पालन करने वाले लोग हैं, उनके संपर्क में अगर आ रहे हैं तो मास्क का पूरा यूज करिए, और अगर सुअर के पास भी जा रहे हैं तो मास्क का यूज करिए, और साथ में हैंड वॉश प्रॉपर करिए। और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, तो संक्रमित व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हैं, तो उससे भी कोशिश करिए कि जो है थोड़ा दूरी बना के रखें, उसके यूज किए हुए सामानों से भी हम लोग थोड़ा सा बचें। और अगर ऐसा हो जाए तो वहां पर भी प्रॉपर हैंड वॉश करने की कोशिश करें। तो मैंने कुछ बताया कि जानकारी भी एक बचाव है, तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। कोई यहां पर डरने की कोई बात नहीं है, केवल चूंकि मामला आया है कोझिकोड जिले में और आगे भी कहीं ना कहीं वहां फैल सकता है। इससे पहले मैंने बताया कि कोझिकोड में ही 2018 और 2021 में यह मामला आ चुका है। विश्व में कई जगह ये निपाह वायरस का खतरा जो है वो बढ़ चुका है, और एक गंभीर संक्रमित बीमारी के तौर पर इसको जाना जाता है। इसलिए जो है मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने में सफल रहेगा, और इसको समझ करके आप थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि इसकी भी अभी वैक्सीन नहीं बनी है, निपाह वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, तो आप जाहिर सी बात है पहले कोई टीका या वैक्सीन आप नहीं लगवा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर से ही, वास्तव में प्रिवेंटिव मेजर से ही इसका बचाव है, जानकारी ही इसका बचाव है। स्वयं जानकार बने, दूसरों को भी जानकारी दें, और सबसे बढ़कर यह है कि सही जाने, भय नहीं होना चाहिए, बल्कि जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।